हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम अपने पर्सनल फाइनेंस को बड़ी आसानी से मैनेज करना सीखेंगे। हम फोकस करेंगे वो 3 एरियाज जहां पर के हमारी सेविंग्स को हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और प्लान करना चाहिए अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने मंथली बजट कैलकुलेटर से ये सीखा था कि हर महीने हमारे पास कितना पैसा बचेगा। हमने नीड्स वर्सेस वांट्स को समझा था, जिससे सेविंग्स को बढ़ा सकें। हमने इन्वेस्टेबल अमाउंट को 3 हिस्सों में बांटने की बात सीखी। हमने 3 गोल सेट किए थे: हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस, फंड्स फॉर पीसफुल रिटायरमेंट लाइफ, इन्वेस्ट इन लो, मीडियम एंड हाई रिस्क फंड्स। हमने समझा था कि कैसे हम इन्वेस्टमेंट मॉडल में अपनी उम्र और सेविंग्स के फिगर भरकर ये जान सकते हैं कि किस किस एरिया में कितना अप्रोक्सीमेट अमाउंट आएगा। यदि आपने वो वीडियो पहले नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के जरिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपने अपने महीने भर की पूरी सेविंग्स को 3 पार्ट्स या फंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। पार्ट 1 है फंड फॉर इमरजेंसी, यानी कि ऐसे इमरजेंसी के खर्चों के लिए है जैसे कि सडन जो अनप्लान्ड एक्सपेंसेस आ जाते हैं, या कोई बीमारी आ जाती है, या कोई परिवार का जो अर्निंग मेंबर है उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में हमें इमरजेंसी पैसों की जरूरत होती है। और ये इतने ज्यादा पैसे की जरूरत होती है कि जो कि हम रेगुलर बचत से इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए उसके लिए प्रिपेयर रहना बड़ा जरूरी है। पार्ट 2 में हमें अपनी पीसफुल रिटायर्ड लाइफ के लिए कुछ फंड जोड़ेंगे। पार्ट 3 में हमारा वेल्थ क्रिएशन समय समय के साथ में बढ़ता रहे। या हमने कुछ बच्चों की एजुकेशन है, या मैरिज है, या अपना जो घर बनाना है, या फ्यूचर सिक्योरिटी है, उसके लिए पैसा जोड़ना है। तो दोस्तों, पार्ट 1 में सबसे पहले इमरजेंसी खर्चों को पूरा करने के लिए फंड जोड़ कर रखना समझदारी होगी। एक इमरजेंसी फंड अनएक्सपेक्टेड खर्चों को कवर करने के लिए अलग रखा गया पैसा होता है। इमरजेंसी 3 तरीके की हो सकती है, जैसे नंबर 1 अनएक्सपेक्टेड खर्चे, जो कि कभी भी आ सकते हैं। सामान्य नियम यह है कि कम से कम 6 से 9 महीने के अपने रेगुलर मंथली खर्च के बराबर का एक इमरजेंसी फंड बनाएं। इमरजेंसी फंड की हमें जरूरत पड़ सकती है, उसका दूसरा एरिया है कोई भी बड़ी बीमारी, क्योंकि कोई भी बड़ी बीमारी बहुत ही कम समय में हमें सीधा अर्श से फर्श पे ला सकती है। इसलिए ऐसे रिस्क को कवर करना बड़ा जरूरी है। इसलिए अपना कुछ पैसा हेल्थ इंश्योरेंस के लिए सुरक्षित रख लेना है। नंबर 3 पर जो इमरजेंसी आ सकती है वो है सडन डेथ, यानी कि अकस्मात मृत्यु या दुर्घटना, जिससे परिवार की आमदनी खत्म हो जाए। तो हम सभी जानते हैं कि लाइफ बड़ी अनसर्टेन है और ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन कभी भी हो सकती है। इसलिए आपने कुछ पैसा लाइफ इंश्योरेंस के लिए सुरक्षित रख लेना है। तो सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस, यानी कि स्वास्थ्य बीमा। अब क्वेश्चन ये आता है कि हेल्थ इंश्योरेंस है क्या? तो दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस एक प्रकार की इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कि पॉलिसी होल्डर द्वारा किए गए मेडिकल एंड सर्जिकल एक्सपेंसेस को कवर करती है। आपको और आपके परिवार को अनएक्सपेक्टेड मेडिकल खर्चों से बचाने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही आवश्यक है। हेल्थ केयर की लगातार बढ़ती कॉस्ट के कारण हेल्थ इंश्योरेंस लेना फाइनेंशियल प्लानिंग का एक एसेंशियल पार्ट बन गया है। ये न केवल फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करता है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति बिना किसी फाइनेंशियल बर्डन के समय पर इलाज करवा सके। तो दोस्तों, इंश्योरेंस एक तरीके से ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस एजेंट आया और आप हैं, आपने पॉलिसी लेनी है। इंश्योरेंस एजेंट ये कहता है कि भाई आपको कुछ नहीं होने वाला, आप कोई बीमार नहीं पड़ोगे। पर अपोजिट ओपिनियन है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहता है वो बोलता नहीं यार, मैं बीमार पड़ सकता हूँ और मेरे को बहुत ज़्यादा खर्चा हो सकता है। कितना खर्चा हो सकता है? हो सकता है ऑपरेशन वगैरह या लंबी बीमारी हो जैसे 4-5 लाख रुपए हो जाए। इंश्योरेंस एजेंट बोलता है अरे नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। ऐसा करते हैं, शर्त लगाते हैं, अगर आपको कोई ऐसी गंभीर समस्या हो गई 5 लाख तक की, तो उसको मैं कवर करता हूँ। अच्छा, बोले तुम कैसे कवर करोगे? बोले यार कुछ नहीं, आपने मेरे को जो 1000 रुपये महीने का देते रहना, ठीक है, मैं आपको एक पॉलिसी दे दूंगा। अगर आपको कुछ हो गया तो वो खर्चा 5 लाख तक मैं कवर कर दूंगा, और अगर नहीं हुआ तो वो पैसा मेरा। बस ये सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब आप समझेंगे कि यार कोई भी ऐसा क्यों करेगा? वो ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि जो जैसा ये पॉलिसी वाला ले रहा है उसी तरीके से वहाँ हजारों लोग होंगे, सभी पॉलिसी होल्डर्स का ये छोटा छोटा प्रीमियम वो लेते हैं, उससे एक बड़ा कॉर्पस, बड़ा अमाउंट आ जाता है। लेकिन सारे के सारे तो बीमार पड़ेंगे नहीं, सभी के तो ऑपरेशन होंगे नहीं। हो सकता है 1 या 2% के हों, तो अगर 1 से 2% के हों तो सबका प्रीमियम का कुछ कुछ हिस्सा जो है वो उसके काम आ जाएगा, और बाकी हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी भी चलेगी, उनको भी प्रॉफिटेबिलिटी होगी, और साथ साथ में इसको भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा। इंश्योरेंस इज बेसिकली ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पॉलिसी होल्डर एंड द कंपनी हैविंग अपोजिट ओपिनियंस। एक बोलता कि ऐसा हो सकता है, दूसरा बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बता दूं कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसमें जो आप पैसा डालते हो या आप जो पॉलिसी खरीदते हो, तो आप उसको ऐसे मत समझिएगा कि इससे जो है मेरे को रिटर्न आएगा। आप एक बेसिकली कवर ले रहे हो, सुरक्षा ले रहे हो, ताकि कम पैसे में, कम प्रीमियम में अगर आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, बीमारी हो जाती है, ऑपरेशन करना पड़ता है, तो उस टाइम इंश्योरेंस कंपनी आपके वो खर्चे पूरा कर दे। नहीं तो कभी कभी आपने देखा होगा कि एक अच्छा वाला परिवार और उसमें कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया, वो भी अर्निंग मेंबर, और एक अच्छी खासी जो फैमिली है वो बर्बाद हो जाती है फाइनेंशियली, वो सीधा अर्श से फर्श पे आ जाता है क्योंकि पैसे नहीं है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ही जरूरी होता है। अभी एक स्वाभाविक सा क्वेश्चन ये आ सकता है कि हेल्थ इंश्योरेंस के क्या टाइप्स होते हैं। तो वैसे तो कई प्लान्स आए हैं, फिर भी अगर ब्रॉडली कैटेगरी में देखें तो एक आता है बेसिक प्लान और एक आता है टॉप अप
या जिसको कि हम हाई डिटेक्टिबल प्लान भी बोल सकते हैं। अभी इसके जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज है, प्रोज और कॉन्स हैं दोनों के, वो आप स्क्रीन पॉज करके इस टेबल में देख सकते हैं। तो दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस कैसे लेते हैं और उसको इंश्योरेंस लेते वक्त आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, अगर इसकी डिटेल में चले जाएंगे तो हमें बड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके लिए हमने सेपरेट वीडियो भी बनाया है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर भी क्विक रेफरेंस के लिए हमने ये सारे के सारे की किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एक हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त, वो यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है आपके। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके पढ़ लें। तो अब बारी आती है लाइफ इंश्योरेंस की। हम सभी जानते हैं कि लाइफ अनसर्टेन है और ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन कभी भी हो सकती है, इसलिए आपने कुछ पैसा लाइफ इंश्योरेंस के लिए सुरक्षित रख लेना है। एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होने से पॉलिसी होल्डर और उसके परिवार को थोड़ा मन की शांति मिल सकती है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ये सुनिश्चित करती है कि पॉलिसी होल्डर की मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार को सदस्यों को एकमुश्त राशि प्राप्त हो, जो उन्हें अपने खर्चों को कवर करने और अपने लाइफस्टाइल को बनाए रखने में मदद करती है। ये आपके प्रियजनों को फाइनेंशियल सेफ्टी प्रदान करता है। तो दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज कई प्रकार की होती हैं, जैसे जनरल टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स हैं, टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान, एंडोमेंट प्लान, यूलिप्स यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स, मनी बैक लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स, चाइल्ड लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स। और यदि इन लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स को डिटेल में समझना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी चैनल पर हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर डिटेल्ड में वीडियो देखें, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मुझे पर्सनली टर्म इंश्योरेंस सबसे ठीक लगता है, क्योंकि इसमें बहुत कम प्रीमियम पर काफ़ी बड़े अमाउंट का लाइफ कवर मिल जाता है। इसके प्रीमियम के वैसे वापस नहीं मिलते हैं। दूसरे प्लान्स में प्रीमियम हाई होता है और रिटर्न्स बहुत कम, इसलिए ज़्यादा प्रीमियम के बदले कम प्रीमियम का टर्म प्लान लेकर बचे हुए पैसे आप किसी और जगह ज़्यादा अच्छे रिटर्न की संभावना वाले इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमें टर्म इंश्योरेंस कम उम्र में ही ले लेना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम राशि काफ़ी कम लगती है। ये उम्र पर निर्भर करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें, यदि आप एक फिक्स्ड 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस प्लान 20 की उम्र में लेते हैं या 30 की उम्र में लेते हैं या 40-50, तो आपका कितना प्रीमियम आएगा। तो आप देखेंगे कि जितनी जल्दी अगर आप ये टर्म इंश्योरेंस ले लेते हैं, आपका प्रीमियम उतना ही कम आएगा। अब जो पार्ट 2 जो आपके सेविंग का है, उसको हमने एक अपनी शांतिपूर्ण रिटायरमेंट लाइफ के लिए पैसा जोड़ना है। और मैं उस रिटायरमेंट की बात कर रहा हूँ जो किसी भी एज में हो सकती है, नॉट रिटायरमेंट एज ऑफ 50 या 60। यानी कि जब भी आपके पास में इतना पैसा इकट्ठा हो जाए और आपके रेगुलर इनकम स्ट्रीम्स ऐसे डेवलप हो चुके हों जहाँ से आपको इतनी इनकम आती रहे कि आपको कम से कम रोजाना के या डेली जो आपकी बेसिक नीड्स हैं उनके खर्चों के लिए सोचना नहीं पड़े, और उसके लिए आपको कोई भाग दौड़ या एक्टिव काम नहीं करना पड़े। और रिटायरमेंट टाइम में ऐसा नहीं है कि भाई आराम से टीवी देखेंगे, बिस्तर पे सोएंगे। रिटायरमेंट लाइफ का पर्पज़ है कि पैसे की और खर्च की चिंता किए बिना आप अपना सारा समय उन सब एक्टिविटीज़ में लगा सकें जो कि आपको अंदर से बहुत खुशी देती हैं, जिनको आप हमेशा करने चाहते थे। इट मे बी ट्रैवलिंग, विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस। तो दोस्तों, अपनी हैप्पी, रिस्पेक्टफुल और पीसफुल रिटायरमेंट लाइफ के लिए पीएफ और एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा जोड़ा जा सकता है। टैक्स सेविंग्स भी इन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ होती है। यहाँ पर मैं उन सब लोगों के लिए कुछ सलाह देना चाहूँगा जो कि वॉलंटरी पीएफ देते हैं, यानी कि जो प्रोविडेंट फंड उनकी सैलरी से कटता है, उसके बावजूद कुछ वॉलंटरी पीएफ का भी कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं। तो मैं इसके लिए हाईली कहूँगा नो, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो वॉलंटरी पीएफ है उसके रिटर्न्स वो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लिया कोई व्यक्ति 5,000 रुपया एक्स्ट्रा अपने वॉलंटरी पीएफ में डाल रहे हैं, और अगर वो वॉलंटरी पीएफ में पैसा ना डाल के दूसरे जगह इन्वेस्ट करे, जैसे इंडेक्स फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, तो उसका जो रिटर्न आएगा तो ओवर द ईयर्स 10 या 15 साल में उसमें कितना डिफरेंस आएगा आप खुद देख सकते हैं। और उसके बाद खुद डिसाइड करें कि वॉलंटरी पीएफ में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, या वो जो पैसा जो आप वॉलंटरी पीएफ में देते हैं या दे रहे हैं उसको वॉलंटरी पीएफ में ना देकर अगर आप दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में लगाएं तो कितने रिटर्न का फायदा होगा। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं नेशनल पेंशन स्कीम की, यानी कि एनपीएस की। तो दोस्तों, एनपीएस स्कीम जो है वो भारतीय सरकार ने 2004 में लॉन्च की थी, और ये जो वॉलंटरी है, ये स्वैच्छिक जिसको बोल सकते हैं, अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहें तो खुद कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के एम्प्लॉयज़ के लिए लागू है। ये एनपीएस स्कीम पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि पीएफआरडीए के द्वारा रेगुलेटेड है, और ये सारे के सारे जो भी भारतीय सिटीजन हैं जिनकी एज 18 से लेकर 65 साल है उनके लिए एप्लीकेबल है। तो अब बात आती है कि जो आपकी सेविंग्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 के बाद का हिस्सा बचा उसका क्या करें। तो उसको क्या करना है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना है जिसमें लो, मीडियम और हाई रिस्क हो। अब यहाँ पर हमने लो, मीडियम और हाई रिस्क में ये देखना है कि जो हमारा हाई रिस्क वाले फंड है उसमें कितना % लगाना चाहिए। तो उसका एक सिंपल सा फार्मूला है जो एक्सपर्ट बोलते हैं, वो कहते हैं कि भाई 100 माइनस योर एज, यानी कि अगर आपकी उम्र 40 साल है तो आपको लगभग 60% पैसा हाई रिस्क में लगाना चाहिए।
और अगर आपकी उम्र 50 साल है तो आपको 50% ही लगाना चाहिए, और अगर आपकी उम्र 20 साल है तो आपको लगभग 80% पैसा हाई रिस्क में लगाना चाहिए, क्योंकि आपके पास में एक लॉन्ग होराइजन होगा और उसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका पैसा काफ़ी बढ़े। अब ये समझ लेते हैं कि लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क वाले फंड होते क्या हैं। तो लो रिस्क वाले फंड आमतौर पर स्टेबल होते हैं और रिटर्न मामूली होते हैं। ये उन लोगों के लिए बड़े उपयुक्त हैं जो अपनी पूंजी को, अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं और स्टेडी रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं। तो लो रिस्क कैटेगरी में एफडी, गोल्ड बॉन्ड्स, डेप्ट म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, ये सब आते हैं। तो मीडियम रिस्क फंड में मध्यम टाइप का रिस्क होता है और ये लो रिस्क फंड्स की तुलना में थोड़ा सा अधिक रिटर्न देते हैं। ये उन लोगों के लिए ठीक है जो हाई रिटर्न कमाने के लिए कुछ रिस्क उठाने को तैयार हैं। तो इस कैटेगरी में आते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स नेक्स्ट 50 म्यूचुअल फंड्स, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। हाई रिस्क फंड्स में हाई लेवल का रिस्क होता है और हाई रिटर्न की संभावना भी होती है। ज़्यादा रिस्क ज़्यादा पैसा, ये उन लोगों के लिए सूटेबल होता है जो कि हाई रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट के साथ कंफर्टेबल हैं और जिनके पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास में 5-7 साल से ज़्यादा इन्वेस्ट रहने का हौसला है या आप कर सकते हैं, तभी आप जो है हाई रिस्क वाले प्रोफाइल्स में जाएं। अब आप अपनी स्क्रीन पे देखें कि जो निफ्टी 50 का जैसे फंड है उसके पिछले 20 साल में किस तरीके से रिटर्न आए हैं और हर साल कितना ये ऊपर नीचे गया है। इससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि ये फंड्स में रिटर्न कांस्टेंट नहीं होते, फ्लक्चुएट होते रहते हैं, लेकिन ओवर द टाइम जैसे जैसे समय बीतता जाता है आपका फंड भी बढ़ता जाता है। अगर आप रोज ही उसको देखेंगे या हर महीने देखेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर जरूर उस ग्राफ की तरह ही होता रहेगा। इसलिए ब्लड प्रेशर न बढ़ाने के लिए आप फंड को इन्वेस्ट करके नॉर्मली भूल जाएं और लंबे समय तक उसमें इन्वेस्टेड रहें। यही चीज़ इस निफ्टी चार्ट रिटर्न्स के द्वारा समझाने की हमने प्रयास किया है। तो जनरली हाई रिस्क फंड्स कैटेगरी में जो फंड्स आते हैं वो हैं डाइवर्स सेक्टर और इंडिविजुअल कंपनी वाइज डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल स्टॉक्स जैसे। अब यहाँ पर एक स्वाभाविक सा क्वेश्चन होता है कि भाई डाइवर्सिफिकेशन क्या है। जैसे कि अगर हमने जैसे अंडे ले जाने हैं ना और एक ही ट्रे में और ऐसे हाथ पे पकड़ के चले हुए तो क्या होगा, अगर थोड़ा सा कहीं आगे पीछे डुला तो सारे के सारे अंडे नीचे गिर सकते हैं और सारे के सारे अंडे जो है फूट सकते हैं। तो अगर हम ज़्यादा ट्रे रखें और थोड़े थोड़े अंडे ले जाएं किसी साधन से तो हो सकता है कि एक अंडे की ट्रे गिर जाए तो सिर्फ उतने से नुकसान होगा, बाकी तो बचेंगे। तो इसलिए डोंट कीप ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट, यही जो है डाइवर्सिफिकेशन का प्रिंसिपल है इन्वेस्टमेंट के सिनेरियो में। तो डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रैटेजी में आपकी इन्वेस्टमेंट जो पोर्टफोलियो है आपने उसको मल्टीपल एसेट क्लासेस में जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट या कमोडिटीज इसमें इन्वेस्ट करना है ताकि आपका रिस्क जो है वो कम हो सके और जो रिटर्न आने की संभावना है वो बढ़ जाए। तो डाइवर्सिफिकेशन का दूसरा जो नियम है वो है कि आपके फंड्स सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन आने चाहिए, जैसे कि टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर या कंज्यूमर गुड्स। डाइवर्सिफिकेशन का जो हमारा तीसरा तरीका है वो है जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि हमें ऐसे म्यूचुअल फंड या ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि अलग अलग रीजन्स में या कंट्रीज में अवेलेबल हैं, जैसे यूएस स्टॉक मार्केट्स। तो डाइवर्सिफिकेशन का जो चौथा तरीका है वो है कंपनी वाइज डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि आपको अलग अलग कंपनियां जो कि अलग अलग सेक्टर्स में काम करती हैं उसमें पैसा डालना चाहिए। अब यहाँ पर हम ये बिल्कुल समझ लेते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन जो है आपके प्रॉफिट की गारंटी नहीं है, पर ये क्या है कि आपके लॉस को प्रोटेक्ट करने की दिशा में एक सोची समझी गई स्ट्रेटजी होती है। तो ये जो है पोटेंशियली जो है आपके रिस्क रिड्यूस कर देती है और आपके विनिंग चांसेस के, यानी कि आपके अच्छे रिटर्न आए, लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न आए, उसके चांसेस को बढ़ा देती है। अब कई लोग ये पूछते हैं कि हमें इन्वेस्टिंग स्टार्ट कब करना चाहिए, तो मैं तो ये कहता हूँ कि भाई जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी कम उम्र में आप जो है अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करना चालू कर दीजिए। अब यहाँ पर एक जनरल क्वेश्चन, क्वेरी या कंसर्न ये होता है कि भाई ये फंड्स हैं क्या, कौन से इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें हम अपना पैसे को लगाएं। और ये आपका मेरा कंसर्न नहीं है, सबका ही कंसर्न नॉर्मली होता है कि कैसे अपनी मेहनत की कमाई को ठीक जगह पे इन्वेस्ट करें, ये सबकी प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या है कि या तो आप बड़े होशियार हों टेक्निकल एनालिसिस करने में या फाइनेंशियल्स को समझने में या फाइनेंस मैनेजमेंट में, लेकिन अगर आपके जैसे और भी लोग हैं जो कि सब चीज़ों को नहीं समझते हैं तो म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स में एक म्यूचुअल फंड का मैनेजर होता है और वो जो है डोमेन एक्सपर्ट होता है, यानी कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, उसको पता है कि कैसे पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ लगाना है, किस सेक्टर में कितना लगाना है। तो वो आपके बिहाफ पे बेसिकली आपके पैसे को मैनेज करता है। तो इसलिए आपको सिर्फ इतना डिसीजन लेना है कि भाई कोई बात नहीं, मैं म्यूचुअल फंड ले लेता हूँ, अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड अवेलेबल हैं, आप वो ले लो। आपके बिहाफ पे म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट पैसे को मैनेज करेगा और आपके पैसे को एलोकेट करता रहेगा टाइम टू टाइम। तो आपको वो नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास में ऑलरेडी आपने एक तरीके से म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट या एक फंड इन्वेस्टर वो हायर कर लिया। तो ये जो पार्ट 3 है सेविंग्स का हिस्सा, जिसमें कि आपने सबसे पहले इमरजेंसी फंड्स क्रिएट किए, दूसरे में आपने रिटायरमेंट के लिए फंड जोड़ना चाहा और तीसरे में जो अवेलेबल पैसा बाकी का बचा उसको लो, मीडियम और हाई रिस्क पोर्टफोलियो में बनाया।
तो वो कैसे बनाते हैं उसका डिटेल वीडियो हमने बनाया हुआ है काफ़ी रिसर्च के बाद में। अगर उस वीडियो को देखने में आप इंटरेस्टेड हो या ऐसी इन्फॉर्मेशन लेने में इंटरेस्टेड हो तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज जो भी हमने डिस्कस किया उसकी समरी हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दी है, आप वीडियो को पॉज करके इसको देख लें। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।